फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जेएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जिसे हम DPSP भी कहते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, जब हम बात नीति निर्देशक सिद्धांतों की करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में ये कहाँ पर वर्णित है। ठीक है, भारतीय संविधान में इससे संबंधित भाग कौन सा है, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो भाग 4 जो है ये भारतीय संविधान में DPSP से संबंधित है। तो याद रखना DPSP किस भाग में है, तो ये भाग 4 में वर्णित है। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक DPSP का प्रावधान किया गया है। ठीक है, DPSP को भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया था, तो याद रखना DPSP को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है DPSP का। इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और इसी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को लागू करना। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है या नहीं, तो जी, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थात इसको ध्यान में रखकर राज्य जो है वो कानून जरूर बनाएगा, लेकिन न्यायालय जबरदस्ती इसे लागू नहीं करवा सकता। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके उल्लंघन पर आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 36 में दी गई है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा वही है जो कि हमने मूल अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 12 में पढ़ी थी, जैसे कि राज्य के अंतर्गत भारत की संसद आती है और राज्य के विधानमंडल आते हैं, राज्य के मंत्रिमंडल आता है और अन्य भी प्राधिकारी आते हैं। किसके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि भाग 4 में दिए गए उपबंधों को, भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि भाग 4 में दिए गए उपबंधों को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकेगा। ये बात कहाँ कही गई है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 37 में। परंतु ये भी याद रखना कि ये शासन के लिए आधारभूत हैं। कौन, DPSP जो भाग 4 में वर्णित है। और राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो विधि निर्माण में अर्थात कानून बनाने में इन कर्तव्यों को ध्यान में रखे। किसको, नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 38 की, आर्टिकल 38 की। तो राज्य, इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा अनुच्छेद 38, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये आर्टिकल 38 में है। आर्टिकल 39 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है, किसमें, आर्टिकल 39 में। ठीक है, इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 39 का में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को, या हम कह सकते हैं कि राज्य प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। क्या, समान रूप से जीविका के साधन, रोजगार की बात हो रही है यहाँ पे, तो समान रूप से जीविका के साधन, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य करेगा। किसके तहत, अनुच्छेद 39 का के तहत। ठीक है, और 39 घ या 39D भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि राज्य स्त्रियों पुरुषों के लिए या राज्य समस्त नागरिकों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन जो है देने का प्रयास करेगा। तो इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 40 में। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये आर्टिकल है कौन सा, अनुच्छेद 40। तो याद रखना अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो किस में है, अनुच्छेद 41 में है। ठीक है, अनुच्छेद 42 की बात करते हैं। अनुच्छेद 42 में लिखा है काम की न्याय संगत
और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा राज्य। और दूसरी बात, स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का जो उपबंध है वो भी किस में है, अनुच्छेद 42 में है, ये भी राज्य का कर्तव्य होगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 की, कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये कहाँ पे है, अनुच्छेद 43 में है। याद रखना कुटीर उद्योग किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 43 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 44 की, ठीक है। अनुच्छेद 44 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 44 में लिखा है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात कहाँ पे कही गई है, अनुच्छेद 44 में, ठीक है। तो याद रखना नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता कहाँ पे है, अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस आर्टिकल में है, तो वो है अनुच्छेद 45 में, ठीक है। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कहाँ पे है, अनुच्छेद 45 में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुच्छेद 46 जो है वो एससी और एसटी से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए राज्य प्रयास करेगा। ये बात कहाँ लिखी है, ये बात लिखी है अनुच्छेद 46 में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। अनुच्छेद 47 में लिखा है कि राज्य पोषाहार स्तर को अच्छा करने का प्रयास करेगा, राज्य जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा और इसी के साथ साथ लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का भी प्रयास करेगा राज्य, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 48। तो याद रखना अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 का में क्या लिखा है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, इसी के साथ साथ वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 48 का क्लॉज का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 49 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास कौन करेगा, राज्य करेगा, ये बात कहता है अनुच्छेद 49। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 50 की, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है अनुच्छेद 51। विदेश नीति का भी संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 51 से। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी, अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।